आज हम द्वादश की कक्षा में अध्याय 10 बाजार के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार के स्वरूप के अंतर्गत हम आज बाजार के वर्गीकरण पर ध्यान देंगे। यहाँ पे हम बाजार के वर्गीकरण को 4 बिंदुओं के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किए। पहला है क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, दूसरा समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, तीसरा प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण और चौथा है कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। चूंकि विषय वस्तु बृहद है, इसलिए बृहद होने के कारण उसको हम लोग 2 खंडों में बांटे। पहले यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण और दूसरा है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। पहले क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण देखते हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण को हम 4 बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला है स्थानीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जैसा कि शब्दों के भावार्थ अर्थ से ही अपने को स्पष्ट होता है, स्थानीय बाजार में बाजार के उस स्वरूप को अध्ययन करते हैं जिसमें स्थानीय वस्तु, स्थानीय क्रेता और विक्रेता होते हैं। साथ में ऐसी वस्तु का चयन किया जाता है जो स्थानीय लोगों की रुचि, उनके उपयोग की इससे संबंधित होती है, जो लंबे समय तक के लिए नहीं हो सकती। ऐसी बाजार की वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे दूध हुआ, फल सब्जी, अंडे, मांस, मछली, ऐसी चीजों को स्थानीय बाजार के रूप में देखा जाता है। मछलियों का व्यापार। दूसरा है प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार में क्रेता और विक्रेताओं का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, एक प्रदेश विशेष में होता है। प्रादेशिक बाजार में कुछ प्रदेश की संस्कृति के हिसाब से भी ऐसी वस्तुओं को चलन होता है जिनका मांग, उपयोग, उपभोग प्रदेश क्षेत्र में विशेष होता है। जैसे कि ठंडे एरिया में गर्म कपड़े विशेषकर उन्हीं के क्षेत्रों के हिसाब से बनाए जाते हैं। जम्मू में जैसे अंगीठी का प्रचलन चलता है, इसी प्रकार देखें पंजाब में जो पगड़ी बांधी जाती है, साफा बांधा जाता है, हरियाणा क्षेत्रों में इन प्रकार की चीजों का प्रचलन चूंकि उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है, इसलिए इनकी बाजारें इस प्रकार की वस्तुओं के लिए हम लोग प्रादेशिक बाजार की वस्तु कहते हैं। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं। तीसरा देखें राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत ऐसी वस्तु को लिया जाता है जिनका उत्पादन पूरे राष्ट्र विशेष में के लिए हिसाब से किया जाता है, पूरे देश के हिसाब से किया जाता है। सभी जगह उन वस्तुओं का मांग होता है, क्रेता होते हैं, विक्रेता मिलते हैं। ऐसे चीजों को राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत लेते हैं, जैसे चावल, दाल, अनाज, कपड़े, फल, साग, सब कपड़े, बर्तन, वाहन, ये सारी चीजें राष्ट्रीय बाजार का स्वरूप को देखने को मिलता है। और चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो राष्ट्र के हिसाब से तो नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग बढ़ते रहती है। जैसे कीमती धातुएं, सोना, चांदी, हीरे या इस प्रकार के वाहन, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से जिन वस्तु की मांग होती है, जिनको उपयोग होता है, उपभोग होता है, उनको भी इस प्रकार क्षेत्र के आधार पर 4 खंडों में बांट सकते हैं। अब देखते हैं समय के आधार पर। समय के आधार पर भी हम बाजार को वर्गीकरण करने का प्रयास किए, जो कि पहला है अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार। अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार के अंतर्गत ऐसी वस्तु का चयन करते हैं जो वस्तुएं बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनको संग्रहित करना, लंबे समय के लिए ले जाना, दूर तक पहुंचाने में या कुछ दिनों तक रखने में दिक्कतें आती हैं। ऐसी चीजों में दूध को ले लिए, हरी सब्जियां, फल, साग सब्जी,
मछलियाँ, ऐसे और कई सारी वस्तुएं होती हैं जिनको 2 दिन 3 दिनों पर तो चला नहीं पाते, तो हम लोग समय के आधार पर ऐसे रहते हैं। इनको दैनिक बाजार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये दुकानें एक दिन विशेष के लिए लगाई जाती है। जैसे कई जगह किसी संडे बाजार या कोई और बोले दिन भर, इन बाजारों में वस्तुओं की मांग पर कीमत का विशेष प्रभाव पड़ता है। कीमत मांग के हिसाब से प्रभाव डालती है, क्योंकि कल समय पे वस्तुओं की पूर्ति करना संभव नहीं होता, इसलिए मांग के हिसाब से वस्तु की कीमत बढ़ती घटती है। दूसरा है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत कुछ वस्तु ऐसी होती हैं, कोई त्योहार विशेष को लेकर के चले, जिसमें अल्पकालीन बाजार में मांग को पूर्ति के हिसाब से एडजस्ट करना संभव नहीं होता, लेकिन जो अपने पास उपलब्ध उपकरण होते हैं, संसाधन होते हैं, उन संसाधनों के माध्यम से हम मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अर्थात मांग की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत कोई त्योहार विशेष में, जैसे दिया दीपावली के समय, ईद के समय सेवई का, दीपावली के समय मूर्ति, गणेश पूजा के समय, दुर्गा पूजा के समय मूर्तियों का, ये सारी चीजें अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत आते हैं। हम लोग अपने संसाधनों के हिसाब से मांग बना सकते, पूरा ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार में जैसे कपड़े का व्यापार हुआ, अनाजों का उत्पादन हुआ, साग सब्जी, ये दीर्घकालीन लंबे समय के लिए चलता है। इसमें मांग और पूर्ति का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। जैसे मांग बढ़ती है, मांग के हिसाब से हम लोग उत्पादन में भी थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से वस्तु की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक है अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत उन वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं हम लोग जो लंबे समय, भविष्य की योजनाओं के हिसाब से, आने वाले समय में फैशन को लेकर के, जब या कुछ और वस्तुओं को लेकर के, किसी प्रकार के वाहन, बाइक वगैरह के नए डिजाइन मॉडल को लेकर के, ये लंबे समय में वस्तुओं की मांग उस हिसाब से बनती है कि हम उस वस्तुओं के उत्पादन को उस हिसाब से ला सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं में आती है। जैसे हम लोग बोले, अभी एक उदाहरण देखें, हमारे देशों में बहुत सारे चल रहा था। 5 साल पहले हमने अपने रक्षा सौदे में कुछ विस्तार किया और कुछ दूसरे देशों से कुछ रक्षा सौदे उपकरणों की मांग की। हमने मांग किया और तुरंत हमको वस्तु नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि हमारी मांग के अंतर्गत हमारी डिमांड, हम जो अपने खूबियां बताए, जिन चीजों को चाहिए, उस चीज से, उन खूबियों के आधार पर उन उपकरण रक्षा सौदों को तैयार किया गया। तो तैयार करने में समय लगेगा। इस प्रकार समय लगने वाली वस्तुओं को हम लोग इसके अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे अभी हम बोले राफेल का जो डील हुआ, 36 हमको राफेल चाहिए थे, लेकिन 36 लड़ाकू विमान हमको चूंकि 5-6 साल लग गया, अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो ये इसी प्रकार के बाजार के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए लंबा समय लगता है और उसको धीरे धीरे पूर्ति की जा सकती है। ये 4 चीजें अगले कालखंड में, कल के कालखंड में हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का स्वरूप, और दूसरा कार्य के आधार पर बाजार का स्वरूप।